20-22 साल से मेरे साथ वो है। जो जिस प्रकार के राजनीतिक हालात हमारे रहे, दुख के, सुख के, रेल के, जेल के, हर कदम पर आनंद बलराम बन करके चला है। आज बलराम आनंद है, पहले आनंद बलराम था, आज बलराम आनंद है। लेकिन लीड बाय 2 होगा, लेकिन लीड बाय 2 में बलराम दांगी विजेता होगा। आनंद सिंह दांगी जब भी विधायक रहा है, हमने एक फूट भी कभी किसान का ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बिजाई ना हुई हो। मैच तो खिलाड़ी के कामों के हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। आज मैम में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आज लोग पश्चाताप कर रहे हैं इस बात का कि एक ऐसे आदमी को जो छल कपट से लोगों को बहका करके एक बसों के माध्यम से सारा सब कुछ करके मैंने बस चला दी लड़कियों को पढ़ने के लिए, अच्छी बात है। कहीं कंबल बांटने की बात आ गई, 40 रुपए का कंबल उसको तोहफा बोलता है, आंखों को लजाने की बात कर। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लग गए हैं विधायक जी। अब तो जगह जगह जाकर रैलियां करते हैं और ये कहते हैं कि मैं प्रदेश की व्यवस्था बदलने के लिए आया हूँ। वो बीजेपी का एजेंट है। पूरे हरियाणा में एक धानी भी ऐसी नहीं होगी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में काम हुआ हो। तो 4 बार हारने वाले ने तो अब अपनी पत्नी को ही आगे कर दिया। उसको किसी ब्रह्म पंडित जी ने बता दिया, जो पतरा देखते हैं ना पंडित, उसने बताया तेरी पार नहीं पड़ती भाई, तू अपनी बहू आगे करके देख ले, पार पड़ जाए। कोई भी पता ना लगे तो बात अलग है, ना तो दुख में सुख में आनंद सिंह दांगी का बेटा और परिवार हर किसी के दुख सुख में शामिल हुआ। ऐसा टाइम था, ऐसी पावर थी चौधरी देवीलाल की कि वो कहते हैं ना कि फलाने के राज में शाम के सिक्के चले। शाम के सिक्के चलने का मतलब जबान से एक शब्द निकाल दिया, वो कानून बन गया, वो काम हो गया। लेकिन दुख की बात है ये कि वहां रहते हुए कभी एसवाईएल की चर्चा नहीं करी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और 2024 जो है वो चुनावों का साल है और इस चुनावी साल में कई मैच होने हैं और एक मैच महम विधानसभा में भी होना है। मैच हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महम विधानसभा से जो विधायक रहे हैं 4 बार आनंद सिंह दांगी, वो वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर हैं और घर के सामने नेट भी लगा रखा है और सुबह शाम वॉलीबॉल खेलते हैं। तो आज हमारे साथ आनंद सिंह दांगी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का मैच महम विधानसभा होने वाला है। दांगी साहब, वॉलीबॉल अच्छा खेलते हो, नेट लगा हुआ है घर के सामने, सुबह शाम आप लोग यहाँ खेलते हो, तो इस बार का मैच किस तरीके से जाने वाला है महम विधानसभा का? मैं सारे मैच बढ़िया ढंग से खेलता हूँ और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी पॉलिटिकल एक मैच है। जिस प्रकार से वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल जैसे खेलते हैं, सारे मैच हैं और मैच के हिसाब से ही आमने सामने की टीमें होती हैं। चुनाव भी इसी प्रकार से है और चुनाव 2024 का हरियाणा की विधानसभा का भी चुनाव होना है और पार्लियामेंट का भी चुनाव होना है और इस दोनों चुनाव में हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा तो उसमें हमारे भाई बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो एक बहुत ही जनप्रिय और लोकप्रिय मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, जो हर वक्त 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए प्रयासरत रहते हैं और अब की बार उनका मैच बहुत बढ़िया रहेगा। और विशेष रूप से मैं महम के लिए दावा कर सकता हूं कि लाखों वोटों से अकेले महम से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की से जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे। और उसी प्रकार से विधानसभा का इलेक्शन है, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन होगा। निश्चित रूप से हम महम का चुनाव अब की बार जीतेंगे, कोई शक की बात नहीं है। दांगी साहब, अंडर हैंड में मजा आता है या शॉट मारने में मजा आता है? किसी प्रकार से आ जाए, बॉल की बात है, अंडर हैंड आती है बॉल या कि शॉट की बॉल आती है, जिस प्रकार से आए उसी के हिसाब से उसको खेलने की जरूरत है, रिजल्ट अच्छा आएगा। खिलाड़ी जब खासकर अगर हम वॉलीबॉल की बात करते हैं, थर्ड, सेंटर, 2 साइड, नेट, तो आपने भी पहले थर्ड से ही शुरुआत की होगी राजनीति के मैच की, तो किस तरीके से वो शुरुआत रही थी? मैं हमेशा सेंटर में खेलता हूँ और मेरी राजनीति बहुत लंबा चौड़ा एक समय रहा है।
78 में मैं गांव का सरपंच बना था, लगातार 2 टर्म सरपंच रहा, पंचायत समिति महम का चेयरमैन रहा, सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन उस टाइम बोर्ड होता था उसका चेयरमैन रहा। फिर एक राजनीतिक लड़ाई ज़बरदस्त लड़ी गई, उसके बाद 4 बार महम से विधायक और रेवेन्यू मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हरियाणा सरकार में चल करके लोगों की भरपूर डट करके सेवा आनंद सिंह दांगी ने की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा मैच हर तरह से, चाहे किसी साइड से बॉल आए, सेंटर में आए, साइड में आए, थर्ड में आए, हम निश्चित रूप से बढ़िया ढंग से खेल करके और एक विशेष रूप से खेल की भावना से खेल करके, ये भी एक मैच है राजनीति का। इसमें सबसे प्राथमिकता आपस के भाईचारे की है, आपस के मेलजोल की है। इसमें किसी प्रकार की दूसरी भावना किसी की नहीं होनी चाहिए। खेल की भावना से खेल खेलना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित तारीख होती है, उस तारीख तक खेल करके कोई जीतता है कोई हारता है, उसके बाद सारा भाईचारा आपस में बैठ करके दुख सुख में साथ मिल करके चलते हैं। तो हर तरह से मेरी यही कामना है कि आने वाले समय में चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे कोई और इलेक्शन हो, खेल की भावना से खेलना चाहिए, एक भाईचारे की भावना से खेलने की जरूरत है। उसके परिणाम सामाजिक हिसाब से बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब की बार तो ये चर्चाएं हैं कि आनंद सिंह दांगी ग्राउंड के बाहर से कोचिंग देगी, अब की बार सीधे सेंटर में नहीं खेल रहे, आपने अपने बेटे को आगे कर दिया है। मैंने पूरी कोचिंग दे रखी है और मेरा बेटा बढ़िया ढंग से फील्ड में अपना काम कर रहा है। और जिस प्रकार से लोगों का जुड़ाव है, खासकर यूथ का, मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय बलराम के लिए अच्छा होगा। लोगों का प्यार, भाईचारा, साथ समर्थन बहुत बढ़िया ढंग से उसको मिल रहा है और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। सारे दाव पे सिखा दिए हैं बलराम को। 20-22 साल से मेरे साथ वो है, कॉलेज छोड़ करके अपनी शिक्षा पूरी करके जो जिस प्रकार के राजनीतिक हालात हमारे रहे, दुख के, सुख के, रेल के, जेल के, मेरी गैर हाजिरी में भी और मेरे साथ मिल करके भी पिछले 22-23 साल से एक बढ़िया जिम्मेदारी के साथ, चाहे उसका बचपन था चाहे यूथ था, हर कदम पर आनंद बलराम बन करके चला है, मेरा सहयोगी बन करके चला है और जो जिम्मेदारी गई उसने बखूबी निभाई है। आज बलराम आनंद है, पहले आनंद बलराम था, आज बलराम आनंद है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आज की राजनीति में पाक साख हिसाब से लोगों की जन सेवा करने की जरूरत है, उसी प्रकार से मेरा बेटा चरित्रवान भी है, इंसानियत से भरपूर भी, यानी कि संस्कारों के हिसाब से जो मेरा परिवार है, मेरा खानदान है, उसके हिसाब से वो कहीं भी ना डबगमा करके एक जिम्मेदारी के साथ लोगों में रह करके भाईचारे के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और पूरी उम्मीद है कि उसको सफलता मिलेगी। आनंद सिंह दांगी जी, आप अब जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि उनका ये कहना है कि कांग्रेस में तो और भी बहुत कार्यकर्ता थे, लेकिन आनंद सिंह दांगी ने अपने बेटे को ही आगे बढ़ाया, तो ये कहीं ना कहीं परिवारवाद नहीं है? ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद होता तो आनंद सिंह दांगी भी लड़ता, बेटा भी लड़ता, सारे बात होते। हमारा जो जीवन रहा है, जिस प्रकार के हालात रहे हैं, हमारा लोगों ने अपनी जान तो कुर्बान दे करके करके साथ दिया है, बड़ी लड़ाई लड़ी है, सिर फूटे हैं, लट खाए हैं, आदमी मरे हैं, उसके बावजूद लोगों ने डट करके हमारा साथ दिया है। उस हिसाब से हमारा फर्ज, धर्म, कर्तव्य सारा ये कहता है कि हम अपने लोगों के बीच में रह करके जितना उनका बन पड़े, जिस प्रकार की कुर्बानी उन लोगों ने दी है, उतना हम नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज है, ये इसमें पेटा नहीं भरता किसी का। लेकिन जिस प्रकार से हमने अपने लोगों की सेवा करी है, अपने हल्के की डेवलपमेंट करी है, उस हिसाब से हमने कहीं किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रखी। आज महम हल्का एक छोटा सा हल्का है जिसमें 40-42 गांव हैं। मैं कह सकता हूं कि शायद कोई मूलभूत सुविधा की आज कोई डिमांड नहीं है। और ये जो राज गया है, इसमें एक स्कूल का कमरा, एक पानी की व्यवस्था, बच्चों के रोजगार की व्यवस्था, महंगाई ने सिर फोड़ रखा है, चारों तरफ कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और डेवलपमेंट वाली तो बात खत्म है।
हमने बढ़िया ढंग से अपने हलके को एक किस्म से मूलभूत सुविधाओं के अनुसार सजाया है उसको। 3 कॉलेज शायद पूरे हरियाणा में नहीं मिलेंगे, एक हलके के अंदर 3 कॉलेज, 2 लड़कियों के हैं, एक को एजुकेशन का है। महम का कॉलेज है, वो एजुकेशन है। बहु अपना क्या नाम लखन माजरा कॉलेज है, हमारा लड़कियों बहनों बेटियों का कॉलेज है। मोखरा गर्ल्स कॉलेज है। इसी प्रकार से 3 ITI हैं। महम की ITI है जो इतनी बड़ी ITI कि 40 ट्रेड उसके अंदर है। कोई भी बच्चा अगर करके खाना चाहता है तो अपना हुनर वहाँ पर सीख करके 6 महीने की ट्रेनिंग है, 2 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल की ट्रेनिंग है, 3 साल की ट्रेनिंग है। जिस प्रकार से काम करके अपनी योग्यता के अनुसार अपना काम कर सकता है, रोटी रोजी कमा सकता है। इसी प्रकार से मदीना की ITI है और फरमाना की ITI है। पॉलिटेक्निक कॉलेज महम के अंदर है, मिनी सेक्रेटरी महम के अंदर है, मॉडल स्कूल महम के अंदर है, जनरल हॉस्पिटल महम के अंदर, जो हमारे बनाए हुई चीजें मैं बता रहा हूँ। मदीना के अंदर CHC है, हर बड़े गांव के अंदर PHC है। ये आयुर्वेदिक सिस्टम जो हमारा मेडिकल हेल्थ का है, वो सारे सिस्टम सारे सब कुछ हैं। हर गांव में डबल स्कूल हैं जो नॉर्म से भी ऊपर उठ करके हमने बड़े बड़े गांव में लड़कियों का स्कूल दिया है, +2 का बॉयज स्कूल दिए हैं। इस प्रकार से टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का जाल है, पानी की व्यवस्था है। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद ना पानी रखा छोड़ा, ना नहर का कोई सिस्टम है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जिस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से जो सारे काम होते थे, आज वो कहीं भी नहीं है। लेकिन डांगी साहब अब भी चाहे आप भी विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन महम की पानी की निकासी की समस्या का समाधान ना तो आप कर पाए और ना मौजूदा सरकार कर पाई। खेतों में भी वैसे ही पानी बढ़ता है जहां बारिश होने के बाद। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं ये कमी तो आप भी छोड़ गए। देखो, इसमें बात यह है, 95 में जबरदस्त फ्लड आया था। उस टाइम मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था। उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं थी। अचानक से पहला फ्लड आया था, उसमें कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। उसके बाद हमने 2 ड्रेन, बहुत बड़ी ड्रेन, लाखन माजरा ड्रेन, एक बड़म्बा महम फरमाना, ये सारा आधा हल्का इस पर आधा इस पर, हमने 2 बड़ी ड्रेन बना करके पूरे हल्के के अंदर व्यवस्था दी थी। और जो 95 का ड्रेन था वो ऐसा था कि बारिश जो थी, फ्लड थी, वो अव्यवस्थित सिस्टम था। लेकिन फिर भी हमने मेहनत करके दिन रात एक एक खूड किसान की जमीन का बिजाई के काबिल हमने बनाया, पानी निकाल करके। उसके बाद ये 2 ड्रेन, बड़ी ड्रेनें निकली। उसके बाद 96 में के बाद मैं MLA नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से जो ड्रेन निकली, हमारे जाने के बाद पास हमने करवाई, लेकिन उनको ठीक ढंग से सही जगह से उनको नहीं निकलवाया गया। अगर उस टाइम ठीक लेवल फ्लो पानी ने रास्ता बता दिया था कि ये रास्ता है पानी निकलने का, लेकिन लोगों ने दूसरी सरकार आने की वजह से कहीं किसी तरफ करवा दी, कहीं किसी तरफ करवा दी, जिसकी वजह से ये समस्या बनी रही। लेकिन फिर भी अगर कोई मेहनत करे तो मेहनत करने के बाद एकदम से तो कोई बात बनती नहीं, लेकिन कुछ समय लगता है। और उसके हिसाब से आनंद सिंह दांगी जब भी विधायक रहा है, हमने एक खूड भी कभी किसान का ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बिजाई ना हुई हो। तो वो काम मेहनत करने वाली बात है, उसके हिसाब से हमने हमेशा किया है। लेकिन जो व्यवस्थित ढंग से पूरा कंप्लीट होना चाहिए था, वो उस हिसाब से नहीं बना। जो किसान की दिक्कत है, समस्या है, उसके अनुसार सारा सब कुछ होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। अब आपके प्रतिद्वंदियों की भी बात कर लेते हैं। महम विधानसभा में बलराज कुंडू आजकल अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ में देख रहे हैं, अपनी नई पार्टी बना के। उधर शमशेर खरखड़ा है, उन्होंने भी अपनी पत्नी को सामने कर दिया है। तो क्या लगता है कि मैच की अगर बात करें तो ये 2 टीमें आपके सामने हैं, तो क्या स्थिति आपको लगी? मैच तो खिलाड़ी के कामों के हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। आज मैम में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मैं कह सकता हूँ खुले हिसाब से
एक तो मौजूदा एमएलए है और दूसरा जो पार्टी का राज है उससे जुड़ा हुआ सारा सिस्टम है। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कोई से एक आदमी ने, चाहे वो सरकारी है चाहे विधायक है, पूरे हलके के अंदर किसी एक स्कूल का कमरा भी बनवाया है? कोई पानी के सिस्टम का बूस्टर बनवाया है? कोई वाटर बॉक्स खड़ा करवाया है? कोई और सिस्टम जिससे आम जनता को कोई फायदा हो? तो बच्चों को रोजगार की बात है, किसी एक बच्चे को सरकारी नौकरी ये कहने के लिए कि जो मैंने ये करवा दिया, कोई करा किसी तरह का करा है? कोई और सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नया काम करके खड़ा किया हो, वो कोई एक भी आपको मैं हल्के के अंदर नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और हमने सब कुछ किया है। आज लोग पश्चाताप कर रहे हैं इस बात का कि एक ऐसे आदमी को जो छल कपट से लोगों को बहका करके एक बसों के माध्यम से सारा सब कुछ करके मैंने बस चला दी लड़कियों को पढ़ने के लिए, अच्छी बात है, लड़कियां पहले भी पढ़ती हैं, लेकिन उसके हिसाब से लोगों को छलना, कहीं कंबल बांटने की बात आ गई, 40 रुपए का कंबल उसको तोहफा बोलता है, आंखों को लजाने की बात करते हैं। काम इससे पेट नहीं भरता। पेट भरेगा बच्चों को रोजगार देने से, खेत में पानी देने से, और जो सुख सुविधाएं जो आम जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं होती हैं उनको लोगों के लिए खड़ा करने से, सारी व्यवस्था ठीक होने से सारा काम चलता है। ये आज कहीं भी नहीं है। हमने जो किया था वो वहाँ का वहीं का वहीं खड़ा है। उससे अलग आगे बढ़ने का कहीं भी कोई भी किसी तरह से भी कोई बात नहीं। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लग गए हैं विधायक जी। अब तो जगह जगह जाके रैलियां करते हैं और ये कहते हैं कि मैं प्रदेश की व्यवस्था बदलने के लिए आया हूँ। वो बीजेपी का एजेंट है। कौन सी व्यवस्था बदले? 5 साल में कौन सी व्यवस्था बदल दी? मैंने जो कहा है कोई एक काम करा। करोड़ों रुपए की का ग्रांट एक एमएलए को मिलती है, हमारे टाइम में नहीं थी, लेकिन इस सरकार में 5 करोड़ के काम एक एमएलए अपने हिसाब से करवा सकता है। गिनवा तो दे कोई, बताए कोई बच्चे को सरकारी नौकरी में कोई वो रोजगार दिलवा दिया हो और कोई किसी तरह की व्यवस्था करी हो। चीफ मिनिस्टर वैसे ही थोड़ा बन जाता है, चीफ मिनिस्टर करने से बनता है। आज जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं कह सकता हूँ चाहे कोई कितने मुख्यमंत्री आए इस प्रदेश में, जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक व्यवस्थित ढंग से ऑलराउंड डेवलपमेंट इस प्रदेश को दी, चाहे वो शिक्षा की बात थी, चाहे टेक्निकल एजुकेशन की बात है, चाहे मेडिकल की बात है, चाहे प्रदेश को उन्नति तरक्की के मामले में जो आम लोगों की सुविधाएं होती हैं, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरी चीज़ों का है, सारा सब कुछ एक पूरे हरियाणा में एक ढाणी भी ऐसी नहीं होगी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में काम हुआ हो। आज हर साल बजट आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की एलोकेशन होती है, कौन सा काम कहाँ हुआ है? कोई भी काम ये उंगली रखने के लिए तो कहो भैया हमने करवा दिया। रेलवे लाइन की बात करते हैं, हमारा एक है जो 4 बार हार गया श्रीमान जी, वो कहता है कि रेलवे लाइन का निकालने में मेरा श्रेय है। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दीपेंद्र हुड्डा का किया हुआ काम है। हमने फाउंडेशन किया था, पैसा एलोकेट किया था, उसके बाद रेलवे लाइन चली है। वो एक प्रोसेस है, काम चल रहा है, उसमें और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सरकार देगी। तो 4 बार हारने वाले ने तो अब अपनी पत्नी को ही आगे कर दिया है। उसको किसी ब्रह्म पंडित जी ने बता दिया, जो पतरा देखते हैं ना पंडित, उसने बताया तेरी पार नहीं पड़ती भाई, तू अपनी बहू आगे करके देख ले, पार पड़ जाता। ये चीज है, ये सारा वैसे ही नहीं होता काम। एक आनंद सिंह डांगी जी की निजी जिंदगी से हम सवाल पूछते हैं कि हमने ये देखा है कि जब भी कोई बड़ी जनसभा होती है आनंद सिंह डांगी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और विपक्ष फिर उसका मुद्दा बना लेता है कि आनंद सिंह डांगी तो रो करके वोट ले जाते। कहाँ निकल गए मेरे आंसू? मेरे आंसू कहाँ निकले? मेरा भावनात्मक जुड़ाव है मेरे लोगों के साथ। जिस आदमी के लिए लोगों ने अपनी जान तक दे दी हो, हर दुख सुख में खड़े होकर के अपने भाई का साथ दिया हो, 8-8 9-9 महीने किसी घर के सामने बैठ करके नीचे खरड़ बिछा करके दिन रात का पहरा दे करके जिस आदमी का साथ दिया हो, उनके दुख सुख की कहीं बात आती है
तो उसमें भावनात्मक बात होती है। और ये मैं समझता हूँ कि कोई भी पत्थर दिल आदमी नहीं है। भावनाओं से जुड़ी हुई जो जिसके साथ बातें हैं, उसमें जो वक्त गुजरा वक्त जब याद आता है तो उसमें थोड़ी बहुत तो बात किसी के मोदी भी रो पड़ता है। मोदी भी जहां भी जिस प्रकार की जो करता है, मुझे नहीं पता वो भावनात्मक है कि लोगों को दिखाने वाली बात है जैसा आप कह रहे हो, लेकिन जहाँ कोई खास बात होती है ना, वो किसी न किसी आदमी, चाहे कोई भी एबीसी कोई भी हो, उसका थोड़ा सा भावनात्मक अंदर से आता है। उसमें कोई छल कपट नहीं, कोई धोखा नहीं। आनंद सिंह दांगी ने जिस प्रकार से 45 साल लोगों की सेवा करी है, 5 में से ना कोई मेरा मांगदार, ना मैं किसी का मांगता। असली चीज तो ये है, काम किया है, हजारों बच्चों को रोजगार दिया है, हजारों बच्चों को रोजगार आनंद सिंह ने दिया। कोई एक गिलास पानी का कह दो कि भाई हमने काम के लिए आनंद सिंह दांगी को एक गिलास पानी पिया। वैसे तो भाईचारे में जाकर दूध भी पीता हूँ, सारी बात करता हूँ, लेकिन इस लाइन में किसी काम के लिए आनंद सिंह दांगी ने किसी से एक गिलास पानी का पिया हो तो वो भी कोई साबित कर। तो ये भावनात्मक बातें हैं। मैं राजनीति नहीं करता अपने लोगों में, मैं भाईचारा निभाने की कोशिश करता हूँ, दुख सुख में साथ रह करके। 45 साल की राजनीति में कोई भी पता ना लगे तो बात अलग है, ना तो दुख में सुख में आनंद सिंह दांगी का बेटा और परिवार हर किसी के दुख सुख में शामिल हुआ है। दांगी साहब, आप चौधरी देवीलाल की पाठशाला से पढ़े हुए हैं। 82 में, 85 में, 87 में आपने चौधरी देवीलाल का चुनाव पूरा खुद अपनी मेहनत से, मतलब आपको प्रभारी ही बना रखा था उनके चुनाव का, और आप उस टाइम फिर चेयरमैन भी बन गए। तो क्या कारण रहे कि चौधरी देवीलाल के परिवार से आपका क्यों टूट गया? क्या दिक्कतें थी वहां पे? दिक्कतें तो क्या बताऊं मैं। वो लोग, चौधरी देवीलाल के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो बुजुर्ग आदमी थे, बड़े आदमी थे, उन्होंने संघर्ष भी करा, लड़ाई भी इस प्रदेश के लिए लड़ी, लोगों की भावनाओं के अनुसार जो भी जैसा कर सकते थे वो भी उन्होंने किया। लेकिन जिस प्रकार से परिवार का सिस्टम बना, उस परिवार ने उस चौधरी देवीलाल को भी लेकर के बैठे। जो व्यक्ति 2.5 साल पहले हरियाणा की विधानसभा में 90 में से 85 सीट जीत करके चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके बाद पार्लियामेंट में एक संघर्ष के रूप में निकल करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में चले जाते हैं, वहां उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ऐसा क्या कारण हुआ जिसमें 2.5 साल के बाद वहां से उनको छोड़ करके आना पड़ा, और एक विधानसभा का इलेक्शन भी नहीं जीत सके। गहराई से जो चुनाव लड़ा, छतरपाल से जो हारे। ऐसा इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा पहाड़, और वो फिर आकर के एक विधायक भी, एमएलए का चुनाव भी नहीं जीत सके। वो क्या कारण था? वो कारण था उनके परिवार का, परिवारवाद का। ये है परिवारवाद। अपने घर से बाहर नहीं निकले, सारा हरियाणा एक तरफ और एक ओम प्रकाश चौटाला एक तरफ। कारण क्या थे वो भगवान जानता है। इस आदमी ने, ये आदमी उसको लेकर के बैठ गया चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल ने जो संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी, इतनी बड़ी लड़ाई थी एसवाईएल के बारे में। एसवाईएल का मुद्दा आज भी स्टैंड करता है। ये राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गया, कोई नीयत से इसके लिए काम नहीं करता। लड़ाई लड़ी चौधरी देवीलाल ने, 2.5 साल तक राजगद्दी पर रहे, कभी एसवाईएल की चर्चा नहीं करी, कभी चर्चा नहीं करी, जिसकी वजह से 90 में से 85 सीट, देश का उप प्रधानमंत्री। ऐसा टाइम था, ऐसी पावर थी चौधरी देवीलाल की कि वो कहते हैं ना कि फलाने के राज में चाम के सिक्के चल गए। चाम के सिक्के चलने का मतलब जबान से एक शब्द निकाल दिया, वो कानून बन गया, वो काम हो गया। लेकिन दुख की बात है ये कि वहां रहते हुए कभी एसवाईएल की चर्चा नहीं करी। ना तो ये सिस्टम आज जो जिस प्रकार से चल रहा है कभी होता ही नहीं। कभी का पानी आ जाता है, नहर बन जाती, सारा काम चलता है। तो यही कारण थे आनंद सिंह दांगी को अपने कदम पीछे हटाने पड़े? नहीं, मेरे कदम तो पीछे इसलिए हटे कि चौधरी देवीलाल मैम से इलेक्शन लड़ा, 3 बार नॉमिनेशन करा, पंचायती फैसला हुआ कि हमारे उम्मीदवार चौधरी देवीलाल।
नॉमिनेशन करके चले गए। उनको ये नहीं पता कि कौन वोट मांग रहा है, कैसे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। लो चोई साहब आप एमएलए बन गए। इस प्रकार से जो है ना मैम से चुनाव लड़ा। उसके बाद जो देश के ऊपर प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत करके मैम की सीट ऑटोमेटिकली खाली होगी। उस सीट पर लड़ने के लिए जो एक परंपरा थी मैम हल्के की, पंचायती सिस्टम से पंचायत ने इकट्ठा होकर के मेरे को नॉमिनेट कर दिया। लेकिन मैंने पंचायत में ये कहा कि भाई हम चौधरी देवीलाल के साथ लगे हुए हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के चुनाव जो भी वो आदेश करें उसके हिसाब से हम आगे बढ़ें। इसके लिए आप लोग चौधरी देवीलाल के पास जाओ और उनसे आशीर्वाद लो और फिर जो भी आदेश होगा हम करेंगे। सैकड़ों लोग, क्या हजारों लोग वहीं से पंचायत से उठ करके चौधरी देवीलाल के पास हरियाणा भवन गए, दिल्ली थे। नीचे से संदेश दिया हुआ मैम की पंचायत आई है, आए नहीं 1 घंटे तक। जब लोगों ने शोर करना शुरू करा तो वो ऊपर से उतर करके आए, किस लिए आए हो, क्या काम है। उन्होंने कहा जी इस तरह से बात है। बोला मैं पंचायत का पता करूंगा हुई कि नहीं हुई। आप लोग आए हो, फलाना एक था स्वयं प्रधान था, बोला वो आया, उसका क्या मतलब, उसको कोई मानता नहीं, कोई जानता नहीं, आप उसको प्रधान बना कर रहे हो। बोला नहीं मैं आऊंगा, पता करूंगा पंचायत हुई कि नहीं हुई। तारीख दे दी, 7 तारीख थी, मेरे याद आज भी। मैं 7 तारीख को आऊंगा और पंचायत का पता करूँ। आ जाती वो 7 तारीख। आए तो अपने बेटे के लिए इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए आए। उस वोट मांगने में लोगों ने उनका हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया। सबसे बड़ा कारण चौधरी देवीलाल का और उसके परिवार का जो आज हालात बने हुए हैं। जो आज क्या परिवार है, आपस में एक दूसरे के प्रति क्या वो शब्द बोलते हैं। दादा कुछ बोलता है, पोता कुछ बोलता है, माँ कुछ बोलती है। घटिया शब्द जो सामाजिक सिस्टम में इतना बड़ा परिवार होकर के जो शब्द नहीं होने चाहिए। यही तो संस्कारों की बात है। यही तो दर्शाता है कि किस परिवार में क्या संस्कार, किस आदमी ने कैसी वो जो है ना व्यवस्था दी है, वो सारा आज गोड़ हुआ पड़ा है। तो डांगी साहब, मैच से शुरू हुए थे, मैच पे ही खत्म करते हैं। महम विधानसभा का नतीजा लीड बाय 2 होगा या डायरेक्ट फैसला? नहीं, वैसे तो राजनीति जैसी भी है उसके हिसाब से लीड बाय 2 ही होगा। सीधा एक बात तो नहीं है, लेकिन लीड बाय 2 होगा। लेकिन लीड बाय 2 में बलराम डांगी विजेता होगा। बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब पिता की जूती बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बराबर का हो जाता है। तो क्या आपकी राजनीतिक जूती बलराम के पैर में बिल्कुल फिट आ गई है? बिल्कुल फिट है। आज नई बात नहीं है, 20-22 साल से वो मेरा सहयोगी है। हर कदम पर, दुख में, सुख में, रेल में, जेल में, हर जगह पर मेरे बेटे ने बराबर का भाई बन करके साथ खड़ा होकर के हर तरह से साथ दिया है। और उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि आज जो लोगों का प्यार, भाईचारा, साथ, समर्थन, लगाव जिस प्रकार से मिल रहा है, निश्चित रूप से वो इस गेम में सफल होगा, मुझे पूरी उम्मीद और आशा है। तो आनंद सिंह डांगी वॉलीबॉल के खिलाड़ी, और एक मैच के माध्यम से उन्होंने पूरा का पूरा महम की राजनीति का विस्तार बता दिया है। लेकिन इनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो अंडर हैंड नहीं, शॉट मारने में विश्वास रखते हैं। और इस बार का शॉट भी वहां से कांग्रेस पार्टी ही मारेगी। और बलराम डांगी, क्योंकि अब उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत बलराम डांगी को सौंप दी है, और उनका ये कहना है कि बलराम डांगी वहां से विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। क्योंकि जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, चाहे वो मौजूदा विधायक बलराज कुंडू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों ना हो। तो आनंद सिंह डांगी से हमने चर्चा की, और भी किसी राजनीतिक शख्स से हम फिर बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।